अब मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, उस किताब के बारे में जिसने पहली बार मुझे भारत की तरफ खींचा, और इसके गहरे दार्शनिक और आध्यात्मिक विचारों की ओर भी। वो किताब है हरमन हेसे की सिद्धार्थ। मैंने हेसे की ज्यादातर मशहूर किताबें टीनेज में ही पढ़ ली थीं, लेकिन फिर सालों बाद उन्हें दोबारा पढ़ा। सिद्धार्थ नाम की किताब मुझे उस समय मिली जब मैं बिल्कुल अलग तरह के साहित्य में डूबा हुआ था, जैसे दोस्तोयेव्स्की, कमू, काफका, ऑरवेल, हेमिंग्वे, केरोएक, स्टैनबैक वगैरह। कई ऐसी किताबें इंसान की वही उलझन दिखाती हैं जो मुझे जवानी में अक्सर समझ नहीं आती थी, और आज भी ये मुझे पहले से ज्यादा हैरान करती है। पर सिद्धार्थ से ही मुझे समझ में आया पूर्व के नजरिए से इन उलझनों को कैसे देखते हैं। इसे हरमन हेसे ने लिखा, और हाँ, प्लीज मुझे उनका नाम ऐसे ही बोलने दीजिएगा। सुना है कुछ लोग हैस कहते हैं, पर मैंने तो हमेशा ऐसे ही कहा है, हमेशा से। तो हाँ, हरमन हेसे ने लिखा था। जर्मनी और स्विट्जरलैंड के नोबेल विजेता लेखक, वो भी अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर में। उनकी शादी टूट रही थी। पहले विश्व युद्ध ने उनके शांति के सपनों को तोड़ दिया, और उन्हें बहुत तेज सिरदर्द, नींद न आने और डिप्रेशन की शिकायत थी। तभी उन्होंने कार्ल युंग से साइको एनालिसिस शुरू किया, जिससे वो पूर्व की फिलॉसफी को समझने की ओर मुड़े, अपने परेशान मन को शांत करने के लिए। हैसे ने पुराने हिंदू ग्रंथों के अनुवाद खूब पढ़े, बौद्ध किताबें पढ़ी, उपनिषद को पढ़ा, और भगवद गीता को भी। और सिद्धार्थ को लिखना खुद में उनके लिए एक सफर था जो उस किताब के मेन कैरेक्टर जैसा ही था। हैसे ने यह किताब 1919 में लिखना शुरू की और 3 साल में पूरी की, और बीच में उन्हें एक बहुत बड़ी मानसिक समस्या का सामना करना पड़ा। यह किताब सिद्धार्थ की कहानी है, प्राचीन भारत के एक नौजवान की कहानी जो दौलत और आराम छोड़कर सत्य की खोज में निकल जाता है। आप हर पन्ने पर उसके पर्सनल स्ट्रगल महसूस कर सकते हैं, और सिद्धार्थ की बेचैनी, दुनियादारी से उनका उबना, सच को अपने आप जानने की उनकी इच्छा भी इसमें दिखती है। फिर से बताना चाहूंगा, यह किताब सिर्फ हैसे के लिए फिलॉसफी की बात नहीं थी, बल्कि उनकी मानसिक परेशानी से बचने का रास्ता था। वो दुख से बाहर निकलने के लिए लिख रहे थे और अपने अंदर के ज्ञान की ओर बढ़ रहे थे। मैं यहाँ किताब पर बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, पर 2 खास बातें जरूर बताना चाहूंगा जो मैंने उससे सीखी और आज तक याद है। पहली बात किताब के उस सीन से है जो मेरे लिए इस किताब के सबसे शानदार सीन्स में से है। सिद्धार्थ नदी के किनारे बैठे ध्यान से सुन रहे हैं, और उस नदी में उन्हें जीवन की सारी आवाजें सुनाई देती हैं, समय की हर तरह की आवाजें। बीता समय, वर्तमान और भविष्य सब एक साथ बह रहे हैं। उस सीन से मुझे यह एहसास हुआ और समझ आया कि आम इंसानों की तरह सोचें तो समय सीधी धारा की ही तरह बहता है, लेकिन दूसरे मायने में देखें तो वक्त एक धोखा है। सच्चाई तो यह है कि सब कुछ एक साथ एक समय में ही मौजूद है। तो इस तरह हमारा जीवन पल 2 पल का भी है, और साथ ही ये अनंत भी। इन बातों को शब्दों में बताना मुश्किल है। मुझे लगता है ये तो बस खुद के एहसास से समझ में आती हैं। मुझे डेविड फॉस्टर वॉलेस की वह मछली वाली कहानी याद आती है। वो मेरे एक और पसंदीदा राइटर हैं, जो उन्होंने 20 साल पहले एक कॉन्वोकेशन स्पीच में बताई थी। कहानी ये है कि 2 जवान मछलियां पानी में तैर रही थीं। तभी वो एक बूढ़ी मछली से मिलती है जो दूसरी दिशा में जा रही थी। बूढ़ी मछली सिर हिलाकर कहती है, गुड मॉर्निंग बच्चों, पानी कैसा है। जवान मछलियां आगे तैरती हैं और फिर एक दूसरे से मुड़कर पूछती हैं, ये पानी क्या होता है। जैसे समय आगे बढ़ रहा है, उसका धोखा वो इस कहानी में पानी है। हम इंसान इसमें पूरी तरह डूबे हुए हैं, पर ज्ञान मिलने का मतलब है थोड़ा पीछे हटकर असलियत को एक गहरे नजरिए से देख पाना, जहां सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है पूरी तरह से। ये सब वक्त और दुनिया दोनों से परे है। इस नॉवेल से एक और जरूरी सबक जिसने मुझ पर बहुत असर किया जब मैं जवान था, वो ये है कि किसी को भी आंख बंद करके फॉलो नहीं करना चाहिए, या सिर्फ किताबों से ही दुनिया के बारे में नहीं सीखना चाहिए, बल्कि अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए और खुद को दुनिया में झोंक देना चाहिए, जहां जिंदगी के सबक सिर्फ तभी सीखे जा सकते हैं जब उनका सीधा अनुभव लिया हो। और हर एक्सपीरियंस, चाहे अच्छा हो या बुरा, गलतियां, दुख और वो वक्त भी जो आपको लगता है आपने बर्बाद किया, ये सब आपकी तरक्की का जरूरी हिस्सा है। इसी बात पर ऐसे ज्ञान और समझदारी में फर्क बताते हैं।
ज्ञान तो कोई भी सिखा सकता है, पर समझदारी तो बस तभी मिलती है जब आप जिंदगी की उथल पुथल का सामना करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो समझदारी का रास्ता दुनियादारी को ठुकराने से नहीं, बल्कि उसमें पूरी तरह डूब जाने से मिलता है। तो मैंने इस पूर्वी दर्शन के नजरिए से दुनिया को देखने की शुरुआत की, पर ऐसे की कई किताबों ने मुझ पर असर डाला। तो मेरी ये सलाह है कि डेमियन तब पढ़े जब आप जवान हो, स्टेपन वॉल्फ जब थोड़े बड़े हो जाएं, सिद्धार्थ किसी भी उम्र में, खासकर मुश्किल वक्त में, और डुग्लास बीट गेम अगर आप हैसे की सबसे महान रचना पढ़ना चाहें, जो हमें गहराई से ये बताती है कि इंसान का दिमाग और मानव सभ्यता कैसे ज्ञान, समझ और सत्य की तलाश में लग सकते हैं। पर सिद्धार्थ ही एक ऐसी किताब है जिसे मैंने 2 से ज्यादा बार पढ़ा है। मेरी अपनी जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल आती है, तो मुझे उस किताब का वो पल याद आता है जब सिद्धार्थ से पूछा जाता है कि उनमें क्या खूबियां हैं। उनका जवाब बस ये होता है, मैं सोच सकता हूं, मैं इंतजार कर सकता हूं और मैं उपवास रख सकता हूं। चलिए इसे थोड़ा समझाता हूं। सच में पहले हिस्से में मैं सोच सकता हूं की बात है। जैसा कि मार्कस ऑरेलियस ने कहा, आपकी जिंदगी की क्वालिटी आपके विचारों की क्वालिटी से तय होती है। दूसरा हिस्सा है, मैं इंतजार कर सकता हूं। सब्र और इंतजार करना अक्सर सच में किसी प्रॉब्लम का सामना करने का सही तरीका होता है। वक्त के साथ समझ और गहराई भी आती है। तीसरा हिस्सा है, मैं उपवास रख सकता हूं। जरूरत पड़ने पर कम में भी जीना और खुश रहना आजाद होने की पहली शर्त है, जहां मन, शरीर और समाज सभी आपको बंधन में रखना चाहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, बुरा लग रहा है, पर इस एपिसोड में हमारा साथ यहीं तक था। हमेशा की तरह आपका धन्यवाद, और सालों से सपोर्ट करने के लिए भी आपका बहुत धन्यवाद। भगवत गीता के कुछ शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जो जीवन की एकता का अनुभव करता है, वो हर प्राणी में अपनी आत्मा को देखता है, और सभी प्राणियों में अपनी आत्मा को, और वो सभी को बिना किसी भेदभाव से देखता है। सुनने के लिए शुक्रिया। अगली बार आपसे फिर मिलूंगा।